हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मानचित्र के द्वारा उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे संबंधित संपूर्ण डेटा यहां पर मैंने दर्शाया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को हम 3 भागों के अंतर्गत मोटे तौर पर बांटते हैं। सबसे पहले जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 से 1956 तक, दूसरा जो पोर्शन है 1956 से 2000 तक, जब हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, जब उसका वास्तविक स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। कब तक पढ़ेंगे? 2000 तक, जब तक हमारा मध्य प्रदेश में क्या हुआ करता था, छत्तीसगढ़ उसका अभिन्न अंग हुआ करता था। और तीसरा पोर्शन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और 2020 तक, 2000 से 2020 तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। किंतु वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं पार्ट 1 के अंतर्गत 1947 से लेकर 1956 तक। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप जानते हैं जैसा ही भारत में स्वतंत्रता मिल जाती है भारत को, उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता दी जाती है हमारे भारत को। वह जो ब्रिटेन है ना, जो ब्रिटिशर्स भारत पर शासन किया करते थे, वह वहां की जो संसद है वहां पर एक बिल पेश करते हैं जिसका नाम दिया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को यह बिल वहां पर पेश किया जाता है। लगभग 14 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को वहां के शाही परिवार के द्वारा इस बिल को अनुमति दे दी जाती है। और जो ब्रिटिश भारत है ना, उसके 2 भाग करने का एक निर्णय लिया जाता है। एक भाग बनता है हमारा भारत और दूसरा हमारा पड़ोसी देश बन जाता है पाकिस्तान। बड़ी ही दुखद घटना है हमारे भारत के लिए कि हमारे देश के देखते ही देखते 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान हमारे भारत से अलग बन गया। अब यदि बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया 1947 के अंतर्गत 2 राष्ट्र बने, 2 उपनिवेशिक राष्ट्र हम कह सकते हैं। उसी के अंतर्गत यदि बात करें तो उस समय जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था, उसी के साथ में हमारे देश में देसी रियासतों का दौर भी हुआ करता था। देसी रियासतों के राजा महाराजा हुआ करते थे। इसी देसी रियासतों के अंतर्गत कुल 565 देसी रियासतें हुआ करती थी। जैसे ही 2 राष्ट्र बन जाते हैं तो उसमें से 552 देसी रियासतों को क्या किया जाता है, भारतीय संघ में मिलाया जाता है। और 13 देसी रियासतें कहां पर जाकर मिल जाती है, पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाती है। इन सभी देसी रियासतों को एकत्र करने का कार्य आप जानते हैं हमारे देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री एवं पहले गृह मंत्री जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सभी देसी रियासतों को एकत्र कर कर भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय उन्हीं के नाम दर्ज है। अब यदि बात करें तो 3 ऐसी रियासतें थी जिसका सबसे पहले हैदराबाद रियासत, आप जानते हैं यहां पर निजाम का शासन हुआ करता था। यहां का जो निजाम था ना, वह हमारे भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहता था। इस पर सैन्य
सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा संपूर्ण यदि देखें हैदराबाद में 17 पोलो के ग्राउंड थे। यह जो निजाम था ना वह पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था, इसीलिए उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो और इसे मिला लिया गया हमारे भारतीय संघ में। जूनागढ़ रियासत की यदि बात करें तो यहाँ का राजा भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, पाकिस्तान प्रेमी था, किंतु यहाँ पर कराया गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में हमारा भारत विजय रहा और उसके बाद इसे मिला लिया गया भारतीय संघ में। जूनागढ़ आप यदि देखोगे तो गुजरात के आसपास वाली रियासत कहलाती है। कश्मीर को तो आप जानते हो विलय पत्र के द्वारा जिस समय पाकिस्तान कबीलाइयों के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया था, कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह, वह मदद मांगने आते हैं भारत से और तब भारत सरकार उनसे कहती है यदि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया गया था हमारे भारत का, जो आज भी हमारे भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। पीओके को भी हम लेके रहेंगे। और यदि बात करें तो देश की आज़ादी के बाद मध्य भारत के जो प्रदेश थे ना, जितने भी मध्य भारत के प्रदेश थे उन्हें लगभग 3 हम यदि देखें पोर्शन में बांट दिया गया था। एक चौथा पोर्शन भी था, एक पोर्शन ए था, पोर्शन बी था, पोर्शन सी था और पोर्शन डी था। किंतु मोटे तौर पर हमारा जो मध्य प्रदेश था 3 पोर्शन के अंतर्गत उसे शामिल किया गया था। भाग ए के अंतर्गत कुल जो है भाग ए वाला कौन सा एरिया आता है, यह देखिए नीचे वाला एरिया आता है जिसके अंतर्गत बघेलखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, नागपुर आता है, यह वर्धा वगैरह वाला जितना भी एरिया है यह भाग हुआ करता था भाग ए का। इसके अंतर्गत याद रखना कुल 21 रियासतों को आपस में मिलाकर भाग ए का निर्माण किया गया था। बी के बारे में बात करें भाग बी के बारे में तो इसके अंतर्गत भी कुल 26 रियासतों को मिलाकर भाग बी का, जिसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया था। और बात करें भाग सी के बारे में, यह भाग सी विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसमें भी 35 रियासतों को मिलाकर निर्माण किया गया था विंध्य प्रदेश का। अब जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाए। उसी के लिए सबसे पहले एक आयोग बनाया जाता है। उस समय हम जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर जज थे जिनका नाम था धर साहब। इनकी अध्यक्षता में 4 लोगों का एक आयोग बनाया जाता है 1948 के अंतर्गत। यह आयोग क्या कहता है, यह सिफारिश करता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सेवा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यह आयोग बात कहता है। इसकी अनुशंसा के लिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में संपन्न होता है तो वहां पर 3 लोगों की समिति बनाई जाती है। जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो पी होता है पट्टाभी सीतारमैया के नाम को दर्शाता है। हम जानते हैं सरदार की उपाधि उन्हें बाद में दी गई थी, उन्हें सबसे पहले जाना जाता था वल्लभ भाई पटेल के नाम से। और यदि देखें तो भाषाई प्रांत समिति के नाम से इस समिति को जाना जाता था। किंतु फिर क्या होता है, जैसे ही यह समिति भी कहती है कि धर आयोग के द्वारा
जो अनुशंसा की गई है धर आयोग के द्वारा, जो बात कही गई है ना कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, इस बात पर यह समिति अपनी अंतिम मुहर लगा देती है। जो मद्रास वाला एरिया है जहां पर हम देखें, स्पेशली यदि बात करें जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो आता है वह एरिया, वहां पर बड़ा विद्रोह होना शुरू हो जाता है। आंदोलन टाइप के लोग वहां पर कई सारे जो आंदोलनकारी होते हैं वह आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। उसी के कारण सरकार को उनके सामने झुकना पड़ता है। हम जानते हैं तेलुगु भाषी आंदोलन के नाम से उसे जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? पोट्टी श्री रामुल्लू साहब कर रहे थे। जैसे ही इनकी मौत हो जाती है 59 दिन के आमरण अनशन के बाद, तो क्या होता है, यह आंदोलन ज्यादा ही हिंसक रूप ले लेता है। इसी के कारण सरकार झुक जाती है और सबसे पहली बार 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला संपूर्ण भारत का पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी उस समय बनाई जाती है करनूल। यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी नई राजधानी वर्तमान में अमरावती प्रस्तावित है, या आप कह सकते हो अमरावती ही बन गई है। अब यदि बात करें तो यह सिलसिला आगे चलता रहता है। जैसे ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बन जाता है, दूसरे जितने भी राज्य होते हैं ना जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वह भी सरकार से कहते हैं कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग दर्जा दिया जाए, अलग राज्य घोषित किया जाए। इसी के लिए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग लाया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से बना है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लाया गया था? 1953। और यदि डेट पूछ ले तो याद रखना 29 दिसंबर 1953 को लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनते हैं कौन? फजल अली साहब, और 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पनीकर साहब। यहां से एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए यह जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? तीनों के नाम दे देता है, चौथा नाम देकर उसे आप देखकर ऑड में निकाल देना। अब उसी के बाद क्या होता है, हमारा जो मध्य प्रदेश है ना इसे भी बनाया जाता है। भाषा के आधार पर एक नया राज्य उसका पुनर्गठन किया जाता है। यदि बात करें तो यह महाकौशल वाला एरिया जो जबलपुर था ना उसी के अंतर्गत आया करता था। जबलपुर उसी की राजधानी हुआ करता था महाकौशल की। तो यह जो महाकौशल के अंतर्गत याद रखना, यह नीचे वाला जो पोर्शन है ना तो अकोला है, अमरावती है, बुल्ढाना है, यवतमाल है, वर्धा है, नागपुर है, चांदा है, भंडारा है। यह कुल 8 जिले जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आया करते थे, यानी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आया करते थे, इसे दे दिया जाता है बॉम्बे राज्य को। तो याद रखना 8 जिले बॉम्बे राज्य को दिए जाते हैं। किस आधार पर इन जिलों को दे दिया जाता है बॉम्बे को, महाराष्ट्र को? तो भाषाई आधार पर मराठी भाषी जिले होने के कारण इन जिलों को सौंप दिया जाता है बॉम्बे राज्य को। और यह जो हमारा मध्य भारत वाला पोर्शन है ना इसके अंतर्गत विनिमय पद्धति को अपनाया जाता है। किस प्रकार से विनिमय पद्धति? तो याद रखना यह जो मंदसौर है ना, मंदसौर की एक तहसील है जिसका नाम क्या है? तो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को दे दिया जाता है राजस्थान को। और राजस्थान के अंतर्गत याद रखना उसकी एक तहसील थी सिरोंज तहसील, उसे मिला लिया जाता है। कहां पर? तो हमारे विदिशा के अंतर्गत मिला लिया जाता है। इस प्रकार से एक दिया और एक लिया,
सुनील अर्थात उसको सुनील कर लो, सुनील हमको पसंद नहीं है इसलिए सुनील को दे दिया, और सिरोंज यानी रोंज हमें पसंद है उसे हमने ले लिया। अब यदि बात करें तो यह जो भोपाल है ना, यह भी एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। 1 जून 1949 को यहाँ पर लोगों का जैसे ही प्रेशर बनता है तो इसे भी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बना ले लिया जाता है। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बना है, इस भोपाल को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो तारीख है 1 जून 1949 की। इस बात को भी नोट कर लो, और बाद में इस भोपाल को यथावत मिला लिया जाता है भाग सी में। भाग सी क्या कहलाता है? विंध्य प्रदेश कहलाता है। इस बात को भी नोट कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे। तो इस मैप के बारे में बात करते हैं। यह जो हमारा है ना, यह है मध्य भारत, और मध्य भारत के अंतर्गत बात करें तो मध्य भारत की भी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उसके अंतर्गत देखें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसका नाम क्या है? तो इंदौर हुआ करती थी, और याद रखना शीतकालीन राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी मध्य भारत के अंतर्गत। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पोर्शन के बारे में नॉलेज रखना। यहाँ पर भी उस समय जिस समय मध्य प्रदेश भागों के अंतर्गत बटा है, वहां पर अलग अलग भागों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो याद रखना लीलाधर जोशी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तखतमल जैन साहब क्या हुआ करते थे? गवर्नर इस मध्य भारत वाले भाग के। उसी प्रकार से यदि देखें, यह जो हमारा जो पोर्शन है ना, जिसे भाग ए के नाम से जाना जाता है, इसका यदि नाम देखें तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इसे जाना जाता था। पहले तो सेंट्रल प्रोविंस ही था। बात है 1936 की, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 1936 के अंतर्गत याद रखना हैदराबाद रियासत से बरार नामक एक स्थान को लेकर कहाँ में मिला लिया जाता है? तो यहाँ पर मिला लिया जाता है, भाग ए का इसे हिस्सा बना लिया जाता है। 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार को सेंट्रल प्रोविंस में मिलाया जाता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कई सारे किताबों के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश का पुराना नाम देखने के लिए मिल सकता है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और उसकी राजधानी नागपुर थी। तो यह मेन पोर्शन कहलाता है हमारे मध्य प्रदेश का, इसीलिए कई सारे किताबों के अंतर्गत इस पोर्शन को मध्य प्रदेश राज्य भी आपको लिखा मिल जाएगा। अब यदि बात करें इसी पोर्शन के अंतर्गत, यहाँ के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल साहब, और हम जानते हैं जैसे ही हमारा मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, हमारे उस मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे ई राघवेंद्र राव साहब। अब यदि बात करें तो यह जो छत्तीसगढ़, इसमें कौन कौन से पोर्शन आते हैं, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है। तो महाकौशल आता है जिसकी राजधानी जबलपुर हुआ करती थी, यह बघेलखंड वाला एरिया आता है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया आता है, वर्धा है, यह भी बताया, अकोला है और यवतमाल है, यह सभी हिस्से, भंडारा, चांदूर, यह सभी यहाँ पर आया करते थे। अब यदि बात करें तो हम बात करते हैं किसके बारे में, तो इस विंध्य प्रदेश के बारे में, भाग सी के बारे में। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो याद रखना इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। और इसे कैसे बनाया गया था, तो थोड़ा सा पोर्शन बघेलखंड का लिया गया, थोड़ा सा पोर्शन बुंदेलखंड का लिया गया, तो बघेलखंड और बुंदेलखंड रियासतों को मिलाकर लगभग याद रखना 35 से 37 रियासत
रियासतों को मिलाकर बनाया गया था विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी आपको मैंने बताया यहां पर किसे, बाद में भोपाल को इसका हिस्सा बना लिया गया था। यह जो विंध्य प्रदेश है ना, यहां के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला साहब, इस विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बात को भी नोट कर लो और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे ही इस भोपाल को इस विंध्य प्रदेश में मिलाया जाता है। एक जो सहमति कब मिल जाती है, 1 जून 1949 को, लगभग 3 साल बाद 1952 को यह जो भोपाल है ना और उसके आसपास के जितने भी एरिया है वहां के मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, तो शंकर दयाल शर्मा साहब को इस भोपाल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और आप जानते हो 1 नवंबर 1956 को हमारा जो मध्य प्रदेश है ना उसकी राजधानी बनाया जाता है किसे, भोपाल को। किंतु याद रखना बात है 26 जनवरी 1972 या कहीं कहीं 26 नवंबर 1972 भी लिखा मिल जाएगा। इस समय भोपाल को बनाया जाता है क्या, जिला। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि भोपाल को कब जिला बनाया जाता है, 26 जनवरी या 26 नवंबर 1972 को बनाया जाता है। इसके पहले जो भोपाल हुआ करता था सीहोर का एक हिस्सा हुआ करता था। यहां से आप जानते हो शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में, जो बाद में हमारे संपूर्ण भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, 90वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, स्पेशली यहां से राजधानियों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ही पूछता है कि विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो रीवा हुआ करती थी। मध्य भारत की कौन सी 2 राजधानियां थी, ग्वालियर थी जो शीतकालीन राजधानी थी, इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। यह जो मध्य प्रदेश राज्य जिसे कहते हैं या जिसका पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसकी कौन सी राजधानी थी, तो नागपुर राजधानी हुआ करती थी। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बने हैं। और एक क्वेश्चन बनता है बार बार, अभी बताया भोपाल से संबंधित कि भोपाल को कब भारतीय संघ में मिलाया जाता है, तो 1 जून 1949 को मिलाया जाता है। वहां पर उस समय शासन किसका था, तो नवाब हमीद उल्लाह खान का शासन हुआ करता था। अब संपूर्ण जानकारी हमने बात कर ली 1947 से लेकर 1956 तक। आने वाले वीडियोस के अंतर्गत हम 1956 से लेकर 2020 तक वर्तमान तक मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आता है, जब हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सम्मिलित हुआ करता था, किस प्रकार से नए जिले बने, किस प्रकार से नए संभाग बने, संपूर्ण जिलों के बारे में वर्तमान तक किस प्रकार से 52 जिले और 3 जिले प्रस्तावित थे, किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग बने, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूं आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।